किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं आप लोग को क्लास 10th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी पैटर्न पे जितने प्रश्न होंगे आज मैं करा दूंगा, और जो भी और क्वेश्चन बनेंगे मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट इस नए चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोग को मैं बायोलॉजी के सारे प्रश्न करा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको कहते हैं पोषण। पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में क्रियाओं में कौन से सजीव के लक्षण है? ऑप्शन है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब होगा श्वसन। श्वसन क्या होगा? श्वसन। सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन है। क्या है? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीवदर्भ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जीवदर्भ होगा। क्या होगा? जीवदर्भ। सजीवों के सारे गुण कहां विद्यमान होते हैं? तो जीवदर्भ में। कहां? जीवदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? पोषण, श्वसन, जनन या जैव प्रक्रम? तो इसका सही जवाब होगा जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे। तो स्वपोषी कौन होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल। इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मृतजीवी पोषण होते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार के पोषण होते हैं? मृतजीवी पोषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां प्रश्न। फ्रेंड्स, जितने भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों में जो जितने दोस्त आपके होंगे क्लास 10 के शेयर कर दें, जिससे आने वाले एग्जाम में सभी को मदद मिल सके। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 7वां प्रश्न। कह रहा है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? क्लोरोफिल वर्णक में, रंध्रों में, सभी कोशिकाओं में, परिवहन के ऊतकों में। इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल वर्णक में। तो अब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? क्लोरोफिल वर्णक में। क्लोरोफिल वर्णक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन के द्वारा होता है? जड़ों द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों के अवस्थित रंध्रों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास डेंटाइन, एनामेल, मज्जा गुहा, अस्थि। इसका सही जवाब होगा सबसे ऊपरी परत को हम एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव होता है? लार में क्या ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि का स्राव होता है? पेरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि। इसमें लार में क्या पाया जाता है? कौन सा स्रावित होता है? पेरोटिड ग्रंथि। लार में कितने ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 ग्रंथि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन,
पित्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग को पता है कि जठर रस में मौजूद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो पित्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पित्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूोडेनम, कोलन, जेजुनम, इलियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है। डुओडिनम और जेजुनम और इलियम छोटी आंत का भाग है। और सबसे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। जितने सारे प्रश्न हैं आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लें, यहीं से प्रश्न आपके 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक वीडियो में करीब 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार 3 से 4 बार देख के जरूर जाएं। इनमें से कौन अवशेषी अंग है? इनमें से कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। इसका सही जवाब होगा अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, ग्रासनली से, अमाशय से या कीट से? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मुख गुहा से। कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि का जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजियम कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी अम्ल जन कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका होगा, इसका सही जवाब होगा मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो इसका ऑप्शन है कंठ द्वार के कारण, एपिगोलेटिक्स के कारण, ग्रसनी के कारण, ग्रास नली के कारण। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? एपिगलोटिस के कारण, एपिगलोटिस के कारण नहीं जा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? काइम, सेक्सस, एंटीरिकस, मल, चाइल। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाएगा? तो आपको पता है क्या कहलाता है? चाइल कहता है। चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? चाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना के मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, किसकी मदद से अपना अमीबा भोजन ग्रहण करता है? ये वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है कूटपाद, न्यूक्लियस, भोजन रसदानी, कोशिका मुख। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कूटपाद। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं कूटपाद से। किसके कारण? कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। इसका सही जवाब होगा अपघटन नहीं है। क्या नहीं है? अपघटन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता, अंगक में होता है? अमीबा भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कूटपाद में, भोजन राजधानी में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्मा या कोशिका में? इसका सही जवाब होगा भोजन राजधानी में। भोजन पचता है भोजन राजधानी में, भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना के कारण होता है? कोशिका मुख के से होता है। कोशिका मुख से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया के नीचे दिए गए क्षेत्र को दर्शाता है? तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा बहिष्करण। देखिएगा इसमें क्या होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। देखिए यहां से निकलता है, फिर भोजन को धीरे धीरे क्या होता है नीचे की ओर। और अमीबा में कोई छिद्र अस्थायी रूप से नहीं होते हैं, आप लोग को पता है। तो इसका सही जवाब होगा बहिष्करण विधि से भोजन को, जो भी अनपचे भोजन को, अपशिष्ट पर भोजन को बाहर करता है। किस विधि से? बहिष्करण विधि से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है?
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा स्वाद की कलियों से, स्वाद की कलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दांतों का अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत अस्थिक्षय, मज्जा गुहा, डेंटाइन, दंत प्लाक। इसका सही दंत प्लाक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब दंत प्लाक होगा। ये क्वेश्चन आने वाले हैं। दांतों के अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने वाले दांतों बनने वाले अस्थायी परत को क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? अग्नाशय, पेरिटोइड, सबमेडुलर, सबलिंगुअल। तो इसका सही जवाब होगा मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय नहीं है। ये तीनों पाया जाता है किसमें? लाल ग्रंथि में, पेरिटोइड, सबमेडुलर और सबलिंगुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आहार नाल में कर्मांकुंचन के दर्शाने के चिन्ह में प्रक्रिया को दर्शाता है। आहार नाल में जो कर्मांकुंचन होता है इसको क्या कहेंगे? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब संकुचन होता है। कर्मांकुंचन के दर्शाने वाले इसको संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, नेक्स्ट देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, अमाशय के भीतर दीवार पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होती है? अमाशय के भीतर दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका होती है, एपिथीलियम कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित किसके अत्यधिक शराब से होती है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा अम्लीय शराब के कारण। अमाशय की दीवार में होने वाले घाव जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किसके अत्यधिक होने के कारण? अम्लीय स्राव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? वीवीआई क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है ये। 20वां प्रश्न, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा आपका लाइपेज, ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को। 31वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव आहार नाल के किस भाग को लंबाई सबसे अधिक होती है? ग्रास नली का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत का। क्या होता है? लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना भी यहीं पचता है, पूर्ण रूप से खाना छोटी आंत में ही पचता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, यकृत, जठर ग्रंथि, पेरियोटिड ग्रंथि। तो आप लोग को पता है इसका सही जवाब होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग श्वसन का देखते हैं, श्वसन चैप्टर में देखते हैं क्या कहता है, देखिएगा, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? क्वेश्चन है, फिर से आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? किस क्रिया के द्वारा होना चाहिए? ऑप्शन है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। तो इसका सही जवाब होगा श्वसन। क्या होगा? श्वसन। पचे हुए भोज्य पदार्थ, दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं को क्या कहते हैं? दहन, ऑक्सीकरण, परिवर्तन, समन्वय। तो इसका सही जवाब होगा क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया का उपरांत बनते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब होगा श्वसन क्रिया के उपरांत जो बनते हैं वो क्या क्या बन सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन क्रिया के उपरांत क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए आप लोग। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं? 6। और हाइड्रोजन कितने अणु होते हैं? 12। और कार्बन के कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के अणु को 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका अवायवीय शोषण होता है, अवायवीय। ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु में पाइरूवेट का निर्माण होना अवायवीय शोषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जो भी वीडियो आज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के व्यू से डाला गया है, क्योंकि जितना रिवीजन आप लोग कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदा होगा। देख ले, जल्दी जल्दी आप लोग देख लें। क्वेश्चन है आपका, फिर से देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट के एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से बनाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा इसमें किण्वन कहलाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो इसका आपको सही पता होगा आप लोग को, इसमें होता है, ईस्ट में होता है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? ईस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने पर हमारी मांसपेशियां क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन है आपको एथेनॉल के संचय से, कार्बन डाइऑक्साइड संचय से, ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से। तो ये आपको पता है कि हमारी मांसपेशियां क्रैम्प करती है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहा जाता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कह रहा है कोशिका द्रव में, पेशीय कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। ऑप्शन फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रश्न आने वाले हैं, ये सब प्रश्न जरूर पूछते हैं एग्जाम में। ऑक्सीजन युक्त वायु, 11वां प्रश्न देखिएगा। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में पौधे किन अंगों के द्वारा प्रविष्ट होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन है रंध्रों द्वारा, बात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल के पौधे में किन अंगों को प्रविष्ट करता है? इनमें से सभी के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ऑप्शन आपके पास है जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो आप लोग को पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। कहां होता है? पत्तियों में। तो श्वसन की क्रिया पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, कभी धीमा, कभी तीव्र। तो ऑप्शन है जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है? तो आप लोग को पता है इसका सही जवाब है धीमी होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन धीमी होती है। टिड्डा, तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन किस क्रिया के द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है ट्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, ट्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ट्रेकिया के द्वारा होता है। टिड्डा और तिलचट्टा का श्वसन होता है ट्रेकिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जंतु में श्वसन गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास अमीबा, पेरिमीशियम, मछली, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मछली में। क्या होगा? मछली में श्वसन गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा विसरण, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां प्रश्न। निम्नांकित में से जंतु में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। जंतु में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कछुआ में। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है किसमें? कछुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में नासिका बेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, नासिका पट्टिका। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? तो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन्हें कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलिया में खुलती है? ऑप्शन है श्वास नली, श्वसन नली, श्वास नलिका, वायुकोष्ठिका वाहिनियां।
तो इसका ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? वायु कोशिका वाहिनियां में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलम में? ऑप्शन तो 19वां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की कौन सी रचना बज गुहा के उदर गुहा से अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा डायफ्राम, डायफ्राम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के दौरान जब पसलियां के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो बचगुहा फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन, क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिकीय जीव जो जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों के आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। निम्नलिखित में से श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, साखित, वायु से भरी होती है, साखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि वह साखित तथा वायु से भरी होती है। निम्नांकित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नासिका क्षेत्र, श्वास नली, गिल्स, रक्त। तो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही जवाब आप लोग को पता है, गिल्स नहीं है। गिल्स किसमें पाया जाता है? मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? मनुष्य में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? इसका सही जवाब होगा नासिका बेसम में खुलता है। कहाँ खुलता है? नासिका बेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिका बेसम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? प्रघ्राण, कांची, नासिका, नासापटिका और श्वास नली। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा रसगुल्ले? जल्दी बोलो फटाफट। तो इसका कांची होगा। क्या होगा? कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? फटाफट बताओ। 11 सेंटीमीटर। क्या होगा? 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं परिवहन में क्या देखेंगे? परिवहन, परिवहन का क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। परिवहन में कह रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? आप लोग को पता है कि परिवहन में जो खाद्य पदार्थ जाएगा वो होगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। खाद्य पदार्थ किसके द्वारा जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। जल किसके द्वारा जाएगा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, बाह्यजालम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका फ्लोएम में। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। ये आने वाले क्वेश्चन है, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के बाहरी अवयवी भागों द्वारा जलवाष्प को निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे से जो बाहरी अवयवी भागों से द्वारा जलवाष्प को निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग को पता है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिका से उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ के जाइलम वाहिका से उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब, विसरण दाब, स्फीति दाब और मूल दाब। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जल्दी। मूल दाब होगा। क्या होगा? मूल दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, इनमें से सभी के रूप में। 5वां प्रश्न देखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। आयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जन कर लेता है? तो आपको पता है 100 गुना कर लेता है। कितने गुना? 100 गुना। नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए रसगुल्ले? जल्दी बताओ। इसका सही जवाब होगा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर जाना। अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों को जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो आप लोग को पता है मृत कोशिका होती है। जाइलम कैसी वाहिका होती है? मृत कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है? इसका सही जवाब होगा चलनी नलिकाओं के बीच होती है। चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है? चलनी नलिकाओं के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या खाद्य पदार्थ में फ्लोएम होने वाले स्थानांतरित ऊर्जा का उपयोग होता है? तो आप लोग को पता होगा नहीं, क्या कर रहा है, क्या खाद्य पदार्थों के फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरित ऊर्जा का उपयोग होता है? हाँ होता है। क्या होता है? हाँ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन की दिशा क्या होती है? पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा कि केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त क्या है? तो आप लोग को पता है रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त प्लाज्मा निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज एवं वसा का, या जल का? रक्त प्लाज्मा में क्या होता है? तो रक्त प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होती है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा या फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा? तो आपका ऑप्शन है आपके पास, तो 14 का आंसर क्या होगा? तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा होता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा होता है। सीरम क्या कहलाते हैं? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ से आपके करीब 20 से 25 क्वेश्चन 20 जरूर देखने को मिलेंगे, और यहाँ से जरूर आपको प्रश्न रहेंगे। 2 से 4 बार पढ़ लें और याद कर लें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नए नए प्रश्न डाले जाएंगे इस एग्जाम में, इस बार एग्जाम में, और पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकोर्डियल झिल्ली के बीच होने वाली संभावित घर्षण से बचता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग को पता है, इसका सही जवाब होगा पेरिकोर्डियल द्रव। पेरिकोर्डियल द्रव। मेमोलियन वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम होते हैं? तो मेमोलियन वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? वाया अलिंद, दाया अलिंद, वाया निलय, दाया निलय? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा वाया निलय। क्या होती है? दीवार सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? त्रिदलीय कपाट अवस्थित होते हैं दाया अलिंद निलय के छिद्र पर, दाया अलिंद निलय छिद्र पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्र महाशय महाशिरा, अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा कहाँ खुलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब होगा दाया अलिंद में, दाया अलिंद में। अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा कहाँ खुलता है? दाया अलिंद में। ऐसे ए नोड क्या है? ऐसे नोड क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, ऐसे नोड क्या है? तो एक तंत्रिका ऊतक है। क्या है? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप का सामान्य से अधिक से हो जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो आपको पता है हाइपरटेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। उच्च श्रेणी की जंतुओं के शरीर में वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों को उपचारिक क्रिया फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिवहन तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन का हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो इसका कितना प्रतिशत होता है? तो आपको पता है कि रक्त का करीब 55% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? VBI क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब फ्लाविनोजिन होते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन K। इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? रक्त लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। फुसफुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? तो फुसफुस चाप जो निकलती है कहां से निकलती है? तो यह दाया निलय से निकलती है। फुसफुस चाप कहां से निकलती है? दाया निलय से। द्विदलीय कपाट कहां अवस्थित होते हैं? तो द्विदलीय कपाट कहां अवस्थित होते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका बायां अलिंद निलय के छिद्र पर होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं महाधमनिया चाप इनमें से कहाँ से निकलता है। महाधमनिया चाप इनमें से कहाँ से निकलता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा बायां नीले से। बायां नीले से रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसके बाहर निकलना क्या कहलाएगा। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का परिवहन तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका हृदय चक्र कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आप लोग को पता है 120/80 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट सभी पार्ट डाला जाए वीडियो, तो मैं डालूंगा जरूर। चलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और देख के बताएं कि आप का तैयारी कैसा है, अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार इसको देखें, इसी से प्रश्न बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और मैं साइंस का बहुत सारा आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, तभी आप लोग को मोटिवेट मिलेगा हमको, तभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसमें। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।